हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने क्लास 11 का रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात की थी। फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने चूज मैच और साथ ही साथ वन वर्ड ट्रू फॉल्स वगैरह। फिर इसके बाद हमने वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट किया। फिर हमने आपके 11th का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन और फिर इसके बाद लॉन्ग टाइप का। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे देख के लग रहे होंगे कि शॉर्ट टाइप के हैं। मे बी आप शॉर्ट में भी काउंट कर सकते हैं, लॉन्ग में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमारी लॉन्ग टाइप की सेशन की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन की बात की थी। हमारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की सीरीज में ये 5th नंबर है। 5th 6th और 7th की आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या है इसके अंदर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूरॉन्स एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है और उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करिए, है ना। तो अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि सिग्नल को ले जाने वाला। ठीक है, हमारे दिमाग में सिग्नल को जो लेके जाता है, लाता है बॉडी में, है ना। तो वो काम किसका है? हमारे नर्व सेल्स का है, न्यूरॉन सेल्स का है। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूरॉन सेल्स क्या है। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है? हमारी बॉडी का एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिग्नल को लेके आता है। मतलब सिग्नल जो भी सिग्नल आता है हमारे ब्रेन में, तो उसको एनालाइज करके उसे बॉडी में भेजता है। ठीक है, तो सिग्नल को चाहे लाने का और चाहे बॉडी में सिग्नल भेजने का, दोनों का काम किसका? हमारे न्यूरॉन्स का है। तो न्यूरॉन्स are highly specialized are nerve cells that generate and conduct the nerve impulse। क्या है? एक स्पेशलाइज्ड नर्व सेल है, स्पेशल नर्व सेल है, क्योंकि इस टाइप की प्रॉपर्टी और हमारे बॉडी की बाकी किसी सेल में नहीं पाई जाती। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक स्पेशल नर्व सेल दैट कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब कि सिग्नल को इकट्ठा करना, एंड जनरेट द इम्पल्स, सिग्नल को जो जनरेट करे या इम्पल्स को जो जनरेट करे वाया नर्व सेल्स के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है, दूसरे फॉर्मेट हमने डिफाइन किया कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट जनरेट और कंडक्ट इम्पल्स। नर्व इम्पल्स लिख सकते हैं, नर्व इम्पल्स या सिग्नल, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है ना। हमारे ब्रेन में देखा होगा उसका स्ट्रक्चर भी होता है, फंक्शन भी करता है। फंक्शन आपको पता चल गया क्या करता है? सिग्नल को लाना और ले जाना, साथ ही साथ सिग्नल को जनरेट करना, ताकि इन्फॉर्मेशन को हमारी बॉडी में या बॉडी से यहाँ तक ब्रेन तक लाया जा सके। ठीक है, अब टाइप्स की जब बात आती है दोस्तों, तो टाइप्स में दो प्रकार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल की बेसिस पर, और एक कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, शेप की बेसिस पर। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन हमने तीन पढ़े, सेंसरी, मोटर। वैसे दो ही मेन है, सेंसरी, मोटर, और तीसरा इसमें रिले या इंटरनेंशियल। अब ये तीनों हैं क्या, वो आगे हम बात करेंगे। उसके बाद सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें है अपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडोपोलर। ठीक है, ये आपके चार टाइप इसमें मिल जाएंगे, पांच टाइप। फिर अगर हम फर्स्ट वाले को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल की बात करेंगे, तो उसमें हमने आपको क्या बताया? सेंसरी, मोटर और रिले। इसमें दो चीज़ पहले आप समझ लीजिए। सेंसरी को हम किस नाम से? एफरेंट के नाम से भी जानते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। और मोटर को इफरेंट न्यूरॉन। समझिए है क्या। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ें, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन लिया जाता है, तो हमारी बॉडी का सिग्नल सबसे पहले कहाँ जाता है? ब्रेन में। जो सेंसरी मतलब सेंस करने वाले ऑर्गन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है। तो अगर इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी से कहाँ जाए? ब्रेन में जाए, तो उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। हमारी बॉडी से जो सिग्नल को ब्रेन तक ले जाए, उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो हमारे ब्रेन से प्रोसेसिंग करके सिग्नल को कहाँ लेके आए? हमारे बॉडी तक, तभी तो हमारी बॉडी फिर एक्शन लेती, काम करती है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका रिले या इंटरनेंशियल। दोज न्यूरॉन्स एस्टैब्लिश टू द कनेक्टिविटी या इंटर रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो एक दूसरे के दोनों में, सेंसरी और मोटर के बीच में कनेक्टिविटी या म्यूचुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे। जैसे हमने यहाँ से सिग्नल भेजा, वहाँ से सिग्नल आया, तो एक्सचेंजिंग का जो काम करता है, ठीक है ना, कि कहाँ से सिग्नल पास करना है, कहाँ से लाना है, ये सब किसका काम है? इंटरनेंशियल का काम है या रिले न्यूरॉन्स का काम है। तो ये आपको क्या करना है? कहते हैं ना रिले करना, कहाँ से छोड़ रहा है, तो वो रिले न्यूरॉन्स के अंदर आएगा। ठीक है,
हम सेंसरी को एफरेंट बोलते हैं। एफरेंट मतलब जो इन्फॉर्मेशन बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस तक भेजता है उसको बोलते हैं सेंसरी या एफरेंट, और जो सीएनएस टू बॉडी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी में सिग्नल भेजता है उसको क्या बोलते हैं आपका मोटर न्यूरॉन्स या उसे इफरेंट न्यूरॉन्स। और तीसरा रिले, जो दोनों में क्या हो, दीज न्यूरॉन्स प्रोवाइड द म्यूचुअल कनेक्शन इंटर रिलेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स ऑफ द सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उनमें कुछ तो ऐसे होंगे जो सिग्नल को लाने वाले होंगे, कुछ तो ऐसा होगा जो सिग्नल को भेजने वाले होंगे। तो उनके बीच में प्रोसेसिंग जो होती है, प्रोसेसिंग का काम किसका होता है, रिले का। ठीक है, ये तीनों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। क्या लिखा हुआ, दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट वेरियस देयर बाय द ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन देयर, दीज आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ एफरेंट न्यूरॉन्स, है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स। फिर दूसरा क्या दिया हो, मोटर न्यूरॉन्स में दीज न्यूरॉन्स आर प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन सीएनएस एंड द अफेक्टर organs and transmit response from brain or spinal cord to effect have these are referred to as a afferent neurons, जो क्या करे, सिग्नल को ट्रांसमिट करे ब्रेन से कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि रिलेशन इन्हीं के बीच में एक्सचेंज होते हैं। जो भी सिग्नल जैसे प्रोसेसिंग होने के बाद इन्हीं के थ्रू ट्रांसमिट किया जाएगा, तो ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो सिग्नल को क्या किया जाता है, पास करके बॉडी में भेजा जाता है, वो मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सीएनएस और बॉडी के बीच में, फैक्टर ऑर्गन मतलब बॉडी के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है वो मोटर, और जो सेंसरी ऑर्गन बॉडी और ब्रेन सीएनएस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है वो सेंसरी। और तीसरा इंटरनल सेल को हमने बता ही दिया। इसके बाद दोस्तों सेकंड है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसमें आपको 4-5 टाइप मिलेंगे। अब इसमें हम एक्सप्लेनेशन यही दे देंगे क्योंकि हम डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जगह भी थोड़ी कम थी, इसलिए हमने इसको मेंटेन किया। इसमें आपको इनके शेप के बेसिस पर मैं समझाता हूँ। देखिए, अपोलर, पोल मतलब जिनमें फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर हो। अपोलर, अ मतलब नहीं, पोलर जिनमें पोल ना हो। तो देखिए ये एकदम राउंड अप शेप है, इसमें कोई पोल नहीं है। किसमें, इसमें केवल क्या है, साइटोन। साइटोन किसको बोलते हैं, बीच वाले को, और जो बीच सेंटर में वो न्यूक्लियस है। तो बीच वाला जो खाली प्लेस है वो क्या है, साइटोन। उसके बाद यूनिपोलर, यूनि मतलब सिंगल, पोलर मतलब पोल है एक पोल, ये दिख रहा है एक सिंगल, ये बीच वाला क्या है आपका साइटोन, और ये डंडी जो दिख रही है ना वो एक्सॉन है। तो इसमें क्या है, एक साइटोन और एक एक एक्सॉन, एक साइटोन एक एक्सॉन, दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर, है ना। A neurons have one cyton and one axon, and a neurons has क्या, one cyton and there have a no axon, उसके पास कोई एक्सॉन नहीं है, एब्सेंट ऑफ एक्सॉन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्या है, बाइपोलर। बाइपोलर में क्या, a neurons have one single cyton and both या टू एक्सॉन, दो एक्सॉन है, एंड बोथ एक्सॉन आर अपोजिट साइड, दोनों एक्सॉन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनमें साइटोन क्या है, एक ही है। फिर इसके बाद मल्टीपोलर में, मल्टीपोलर की अगर बात करेंगे तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैज मल्टीपल एक्सॉन एंड साइटोन कितने हैं, एक ही है। अच्छा, अगर आप एक्सॉन की बात करेंगे तो एक्सॉन वैसे तो केवल एक ही है इसमें भी, इसमें तो केवल क्या है, ये लोब्स हैं, ठीक है ना, या कह सकते हैं डेंड्राइट्स कह सकते हैं इनको, ठीक है। हालांकि जब मल्टी टर्म आ जाता है तो मल्टी का मतलब ये होता है कि इसके कई सारे इधर से भी जुड़े होंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इधर से सब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल आपको एक्सॉन मिल जाएंगे, ठीक है ना, साइटोन एक ही है। इसके बाद क्या है, स्यूडो वाले में आपको एक ही साइटोन दिख रहा होगा, लेकिन इसके जो शेप साइज है, स्यूडो का मतलब होता है क्या कि इसका कोई शेप फिक्स नहीं है इस न्यूरॉन्स का, ये शेप चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपका कौन सा, एपोलर, यूनी, बाई और मल्टी और स्यूडोपोलर, ये आपका क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, उसके टाइप्स। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसको रिमाइंड करके देखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज हाइपोथैलेमस, राइट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, एंडोक्राइन मतलब बॉडी के अंदर सिक्रीशन होने वाला ग्लैंड्स है, ठीक है।
जो क्या करता है, हमारी बॉडी के ही हार्मोन्स को या उसके रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस इज एंडोक्राइन ग्लैंड इन योर ब्रेन, सही बात है, ब्रेन में हमारे प्रेजेंट है, ठीक है ना, बीच में एकदम सेंटर पॉइंट मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। एंड दैट कंट्रोल योर हार्मोन्स एंड टू अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जितने भी हार्मोन्स का रेगुलेशन करवाते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। एंड ब्रेन कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, सही बात है, इस ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस दैट मीन्स मेन कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, जब पिट्यूटरी कंट्रोल कर लिया तो पिट्यूटरी सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा उसको क्या बोला गया, ब्रेन कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड विच सेंड हार्मोन्स आउट टू द योर डिफरेंट ऑर्गन। वहीं से ब्रेन से क्या किया जाता है या पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करवाया जाता है। पिट्यूटरी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है और वो कुछ नहीं करता, वो बस कमांड देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर का काम क्या है, बच्चों को कमांड देना और उनको कंट्रोल करना एक तरीके से, ठीक है। तो वो उसका काम क्या है, पिट्यूटरी का कंट्रोलिंग का काम है, और इसी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये हमने कई बार ऑब्जेक्टिव वगैरह में बात की। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है फंक्शन, काम क्या है इसकी। तो देखिए जितने भी आपके इंटरनल फीलिंग्स हैं जिसे आप फील कर सकते हो अंदर से, ठीक है ना, वो आपके हाइपोथैलेमस में सारे फंक्शन चले जाएंगे, और जो एक्सटर्नल साइड की सारी फीलिंग है वो किस में चले जाते हैं, थैलेमस में। थैलेमस की तो बात हमें करनी नहीं है, ठीक है ना, हमें किसकी बात करनी है, हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी, तो भूख लगी तो ये आपको अंदर से पता चला ना। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई गर्म चीज़ ला के टच करवा दिया जाए तो आपको गर्म है, तो बाहर से पता चला कि गर्म है यार, जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, तो गर्मी में क्या है, आपको बाहर से पता चल रहा है, स्किन जल रही है, स्किन में पसीने आ रहे हैं, स्वेट आ रहे हैं, तो आपको बाहर से पता चल रहा है कि भाई गर्मी है। तो ये क्या है, ये आपका थैलेमस है। लेकिन अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, जैसे आप क्या हो, भूखे हो, बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत ज़्यादा आप सैड हो, आपको किसी को देख करके बुरी हालत, इमोशनल हो जाते हो, किसी को रोते देख कर इमोशनल हो जाते हो। साथ ही साथ अगर आप इसमें एक चीज़ और है, डेराइव्ड सेक्स, सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो आपकी बॉडी के इंटरनल फीलिंग्स है, ठीक है ना, वो बाहर से थोड़ी आती है। ये बात अलग है कि बाहर के फैक्टर्स आती है, लेकिन आपकी बॉडी में भी तो हार्मोन्स है, तो जब तक सेक्सुअल हार्मोन्स रहेंगे तो वो डिज़ायर तो आएगी ही आएगी, ठीक है। उसके साथ साथ बिहेवियर्स, है ना, आप कैसा बिहेव करते हो ये आपका इंटरनल फीलिंग्स ही बताता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ हंगर, भूख, भूख जब भी आपको लगती है तो अंदर से पेट में चूहे कूदते हैं, आपको पता होगा। उसके साथ थर्स्टी, THUI REST, UI, यहाँ पे आई भी होगा, सॉरी, THIRST, थर्स्टी, ठीक है ना, IRST, ठीक है, थर्स्टी। अगर आप प्यासे हो, बहुत ज़्यादा आपको प्यास है, प्यास लगी है, तो ये आपको इंटरनल फीलिंग्स बता रही है कि भाई आपको प्यास लगी, पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वेट। वेट की अगर बात करेंगे तो वजन वगैरह ये सब आपके बॉडी का इंटरनल। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भी आपकी बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या है, आपका इंटरनल फीलिंग्स है। हालांकि कुछ केसेस में अगर आउटर की बात करेंगे तो आउटर की में भी टेम्परेचर आता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा, इमोशंस में आपको हैप्पी, जॉय, सैड, है ना, खुशी, दुख वगैरह, हर्ष, उल्लास, सब ये आपका इंटरनल फीलिंग्स है, ठीक है ना। ये बात अलग है कि आप रोते हो तो बाहर दिखा देते हो आंसू, तो वो आंसू इसमें नहीं आएंगे। दुख, दुख जो है आपका वो इंटरनल फीलिंग्स है। तो जितनी भी आपको इंटरनल फीलिंग्स है, यहाँ तक कि लव, लव भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना, लव हार्मोन्स के अंदर भी इसी के अंदर आएगा कि जो लव के, ये क्योंकि सेक्सुअल है तो लव हार्मोन सेक्सुअल हार्मोन्स ही कहलाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपके क्या फंक्शन, तो ध्यान रखिएगा, राइट। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को अगर हम डिस्क्राइब करने की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, टाइप्स को अगर डिस्क्राइब करोगे तो ब्लड ग्रुप, सबसे पहले आपको ब्लड, ध्यान रखिए ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, है ना, लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली टिश्यू है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, आपको 3 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ABO, एक एक्स्ट्रा बना दिया गया है AB, और इनके अंदर अगर फैक्टर वो प्रेजेंट है तो हम वो RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव निगेटिव, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, एब्सेंट है तो निगेटिव। तो वो तो उसको काउंट हम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन फैक्टर है इसलिए हमने मेंशन कर दिया। तो A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB, O और RH। ब्लड ग्रुप को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो कॉल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 में, ठीक है ना, 1900 में।
फिर इसके बाद 2 साल बाद 1902 में उन्होंने 3 ब्लड ग्रुप को सेपरेट किया, ए, बी और ओ। इसके बाद चौथा ब्लड ग्रुप आया जिसको ए बी ब्लड ग्रुप, जिसको किसने, वॉन डिकैस्टिलो एंड स्ट्रुलिन डिस्कवर किया। कब इन्होंने डिस्कवर किया? 1940 में, ठीक है ना। ए बी ब्लड ग्रुप को कब, 1 मिनट, सॉरी, 1902 में डिस्कवर किया। कब? 1902 में, सॉरी, 1900 में ये इनको डिस्कवर किया और 1902 में किसको डिस्कवर किया? ए बी ब्लड ग्रुप को, ठीक है। इसके बाद 1940 या 41 में किसको डिस्कवर किया? आरएच ब्लड ग्रुप को। किसने? कॉल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। तो हमारे इसमें 3 साइंटिस्ट है, कॉल लैंडस्टीनर जो कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप के लैंडस्टीनर आपके वॉन डिकैस्टिलो एंड स्टूली 1902 में। फिर इसके बाद आपका एक और ब्लड ग्रुप है, कॉल लैंडस्टीनर एंड वीनर। वीनर साहब आते हैं तो ए आर एच ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं। अब हम इनमें थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपको 4 टाइप के ब्लड ग्रुप दिख रहे होंगे, जिनमें मेजरली आपको 3 ही मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें ब्लड ग्रुप ए क्या कहता है? ब्लड ग्रुप ए कहता है कि अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए दैट हैज एंटीजन ए, जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन ए होगा, पर एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट रहता है, जबकि आपका एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल में, उसी के आरबीसी के अंदर प्लाज्मा सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसको आपको क्या ध्यान रखिएगा, हमें पहचाने कैसे, पता कैसे चले? तो आपको पता होगा कि आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है दोस्तों? बाई कनकेव। बाई कनकेव कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। आरबीसी को रेड से ही बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर और भी तो है, देखिए। वैसे तो आपका शेप कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन हम इसको ऐसा ना बना के हम इसे राउंड शेप बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? राउंड, ठीक है। ये राउंड शेप ब्लड ग्रुप बनाते हैं, राइट। अब इसमें आपको समझना क्या है, ए ब्लड ग्रुप में अगर इसके कहाँ आउटर साइड पे ऐसे ए जैसे शेप दिखा हुआ है, ए जैसे शेप अगर दिखे, ये ऐसा, ऐसा ए जैसा शेप, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा इसमें जगह ले लेते हैं। इसमें थोड़ा हमें जगह चाहिए था, तो हमने क्या किया इसको, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये ये, ठीक है। अब इसमें देखिए, इनमें जो शेप बना हुआ वो कैसा? ए जैसे, ए ऐसे ही होता है, ए ऐसे है ना, कैपिटल वाला। तो जिनमें ए जैसे शेप बना होगा हम समझ जाते हैं, जिन आरबीसी के ऊपर ऐसा शेप दिखेगा उनमें जो एंटीजन प्रेजेंट है वो ए, मतलब कि वो ए ब्लड ग्रुप है। एंटीजन ए जैसे होगा मतलब ए ब्लड ग्रुप। अब इसमें जो एंटीबॉडी रखी गई है वो क्या रखी गई है? एंटीबॉडी जो रखी गई है वो एंटीबॉडी कुछ इस टाइप की रखी गई है। एंटीबॉडी रखी गई है, जैसे ये एंटीबॉडी देखा होगा ना आपने, एंटीबॉडी का जो शेप होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। ये एंटीबॉडी का शेप है। अब इसमें जो एंटीबॉडी रखी गई है वो कैसी रखी गई है? बी, ये वाली। अब इससे होगा क्या, इसको थोड़ा सा अब इसमें देखिए,
अब देखिए इसकी अगर बात करेंगे, ये मान लीजिए एंटीबॉडी का शेप है। अब इसमें जो शेप आपको दिख रहा होगा बी कैसे होता है, बी ऐसे होता है, ये मतलब ये राउंड शेप, कर्व शेप, ठीक है। तो इनमें कर्व शेप होने की वजह से एंटीबॉडी में ये हमारे एंटीजन के साथ ट्रैप नहीं होते, और ट्रैप नहीं होते तो हमारा ब्लड आराम से फ्लो करता रहता है। कहीं अगर गलती से आपने क्या कर दिया, इसमें एंटीबॉडी का जो शेप है वो क्या कर दिया, एंटीबॉडी का शेप ए जैसे रख दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका शेप कुछ ऐसा रख दिया, ऐसा, तो ये इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा इन खांचों के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, हमारा ब्लड वहीं ट्रैप हो जाएगा और हम सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो क्या दिया जाता है इसमें, जो इसमें एंटीबॉडी दी जाती है वो अपोजिट दी जाती है, ठीक है ना। कौन सा, ये अगर एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी क्या दिया जाएगा, ये एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, ठीक है, क्लियर है, ताकि ये ट्रैप ना हो और प्रॉपर तरीके से आराम से सर्कुलेट करें, क्लियर है। तो ये आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। अब इसके बाद यही चीज़ है, इसमें आ जाओ बी वाले में, ब्लड ग्रुप बी में, बी वाले के साथ क्या खेला है, अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी, यहाँ पे ए लिख दिया क्या, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी हैज एंटीजन बी, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडी ए इन प्लाज्मा। अब इसको चेक कर लेते क्या इसमें लोग, देखिए इस वाले में जिसके ब्लड के, जिस ब्लड के चारों तरफ क्या प्रेजेंट हो, कर्व शेप, कैसा, बी कैसा है, घूमा हुआ है ना, ये देखिए कर्व शेप, ये ऐसा कर्व, ठीक है, कर्व। इससे क्या पता चला कि हमारे इसमें कर्व शेप किसका शेप होता है, कौन से अल्फाबेट का, तो वो बी का होता है, घूमा हुआ होता है, ठीक है, क्लियर है, ऐसे घूमा हुआ होता है बी का। तो इसलिए हम इस शेप को देख करके हम पहचान जाएंगे कि इसमें जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बी है, बी एंटीजन है मतलब बी ब्लड ग्रुप है। इसमें जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, एंटीबॉडी आपकी ए होगी, इसमें क्या होगी, एंटीबॉडी ए होगी, एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। अब इसमें ये ए एंटीबॉडी क्या होगा, इसमें ट्रैप नहीं होगा, और जब इसमें ट्रैप नहीं होगा तो ये आराम से ब्लड फ्लो करेगा। लेकिन अगर कहीं हम इसको कर्व बना दे, जैसे हमने इसमें बनाया, ऐसा कर्व बनाएंगे तो ये जाके इसमें फिट हो जाएगा और हमारा ब्लड क्या होगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, फंस जाएंगे पूरे बॉडी में जहाँ तहाँ। इसलिए हम कभी भी ए वाले को बी को नहीं देते, बी वाला ए को नहीं देते, ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे थर्ड वाला, थर्ड वाला ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप में जिसमें दोनों हो, एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हो ब्लड ग्रुप के चारों तरफ, ये इसमें जो एंटीजन है वो दोनों प्रेजेंट है, ए वाला भी ये, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हो। इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, क्या होगी, एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट होगी, राइट। तो इसमें एंटीजन क्या है, ए और बी दोनों, ठीक है, ए एंड बी दोनों है, क्लियर है। ए बी में क्या है, ए एंड बी दोनों है, राइट, मतलब इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर।
राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट तीसरा आता ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के केस में क्या है दोस्तों, इनमें सिंपल लिखा अ पर्सन हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप हैज बोथ एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडी इज एब्सेंट इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी एब्सेंट होगा। नेक्स्ट ओ ब्लड ग्रुप में क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया था, कॉल एंड स्टीनर ने 1900 में। और इसको किसने डिस्कवर किया था एबी को, वॉन डिकेस्टिलो एंड स्टूली, ये मैंने पहले ही बता दिया 1902 में। अब ओ ब्लड ग्रुप की बात आते हैं दोस्तों। ओ ब्लड ग्रुप में क्या है, ओ ब्लड ग्रुप का जो शेप है वो एकदम ब्लैंक होगा। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा। एंटीजन तो नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगी। एंटीजन नहीं है, एंटीजन एब्सेंट है, तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। क्या लिखा, अ पर्सन हैविंग ओ ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो इसमें जो है एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है। क्या है, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। क्लियर है, एंटीजन की जगह क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। अब इसमें एक लास्ट आता है आपका आरएच। आरएच वाले में क्या है, आरएच ब्लड ग्रुप हैविंग या फाउंड इन रेसिस। इसको पहले ही बताया था, रेसिस नाम के बंदर पर डिस्कवर किया गया था, इसलिए रेसिस की स्पेलिंग आरएच से आती है, रेसस से, इसलिए इसका आरएच ब्लड ग्रुप नाम रखा है, या आरएच फैक्टर भी से बोलते हैं। क्लियर, इससे रिलेटेड एक केस है, कभी भी अगर कोई भी इंसान आरएच पॉजिटिव या आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप रखता है तो उसमें से उनके बीच में फ्यूज़न नहीं हो सकता, क्योंकि जो बच्चा आएगा वो हो जाएगा डेड। ठीक है, इसीलिए हमेशा आर एच पॉजिटिव पॉजिटिव, आर एच निगेटिव निगेटिव के साथ मैरिज करना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें अब समझना क्या है, इसमें केस क्या है। देखिए, आर एच वाले में हमने बता दिया रेसिस नाम के बंदर पाया गया था, किसने डिस्कवर किया था इस ब्लड ग्रुप को, कॉल एंड स्टीनर एंड वीनर नाम के साइंटिस्ट ने 1940 से 41 के बीच में किया था। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, मान लीजिए थोड़ा सा मैं यहीं पे बना दूं, वैसे मैं इन्हीं में मेंशन कर सकता हूं पर कोई बात नहीं। देखिए, ये आपका आरबीसी है। बीनर साहब ने देखा कि आरबीसी के जो चारों तरफ शेप है वो ए और बी तो है ही जो है, पर इसमें कुछ स्पेशल टाइप के इसे रेक्टेंगल रेक्टेंगल शेप दिख रहे हैं, चकोर आकृति। ये आकृति देख करके उन्होंने बोला कि ये तो कुछ नया ब्लड ग्रुप लग रहा है, तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, रेसिस नाम के बंदर पर डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम दे दिया आर एच फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, आर एच फैक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब सोचिए, क्या केवल ये बंदर में प्रेजेंट था, नहीं, जब बहुत सारे ह्यूमंस पे या इंसान पे या और एनिमल्स पे स्टडी की गई, देखा गया कि ये बहुत सारे स्पीसीज में प्रेजेंट है। तो अब ध्यान से समझिए, अब असली खेल यहीं शुरू होता है। जैसे मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए एंटीबॉडी बी ये है या नहीं है, वो तो रहेगा ही रहेगा। ये ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, उसका लिखने का तरीका यही है कि अगर उसमें आर एच पॉजिटिव क्या है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो लिखा जाता है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है तो क्या लिखा जाता है, ब्लड ग्रुप ए निगेटिव। अब हमने पहले से इसीलिए इसमें नहीं बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप निगेटिव पॉजिटिव लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी में आपको समझा देता हूँ, ये तो प्लेन समझ गया ना, इसमें किस तरीके से रहेगा। अब इसमें अगर मैं क्या कर दूं, इसमें अगर मैं इसमें चकोर आकृति बना देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे केवल बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप समझ जाइए। अगर यहाँ पे चकोर आकृति है तो क्या होगा, ए पॉजिटिव। अगर नहीं है, ऐसा प्लेन है, ए निगेटिव। यहाँ पे भी ऐसा अगर चकोर आकृति लगा दी जाए, बी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नहीं हो तो एब्सेंट है, मतलब बी निगेटिव। अब यहाँ पे भी चकोर आकृति लगा दिया जाए तो ए बी पॉजिटिव, और ना लगाया जाए तो ए बी निगेटिव। ओ वाले में भी चकोर आकृति लगा दिया जाए तो ओ पॉजिटिव, और अगर हटा दिया जाए तो ओ निगेटिव। अब ध्यान रखिएगा इसमें दो फैक्ट और, आपका जो ए बी निगेटिव होता है, क्योंकि जब से निगेटिव होगा तो उसमें आर एस फैक्टर एब्सेंट होगा, तो जो ए बी निगेटिव है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल
ये आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? केवल ए बी को। जबकि वहीं आपका ओ ब्लड ग्रुप, ओ में भी कौन सा? निगेटिव वाला, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल डोनर होते ओ, जबकि ए बी क्या होते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी कौन सा? ओ निगेटिव और इसमें ए बी निगेटिव, क्योंकि इनके पास आर एच फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि आर एच होगा तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ना? क्लियर है? आर एच होगा तो क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जब हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप में हम आर एच हटा देंगे तो उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है? क्लियर है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राइट? ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर दिक्कत है तो आप इसे वीडियो को एक बार और रिमाइंड करिए, आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है? क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ये कंसेप्ट समझने के लिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर पसंद आए ये खासतौर से ब्लड ग्रुप, तो इसको लाइक करें, और नए हों तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।